हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोटेशन है और यहाँ पर आपके सामने एक फ़ोटो है। ठीक है, इस फोटो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है? ठीक, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा हो, कल वाला हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, तो उसके अंदर जो फोटो थी उसके अंदर थी सनराइज़ की। उसमें क्या था, सूरज उग रहा था, है ना, उसकी लालिमा आपको दिखाई दे रही थी। ये जो फोटो है ये सनसेट की है। यहाँ पर सन क्या है, डूब रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सन डूब रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रात आ रही है ना। रात मतलब काली रात आ रही है। कैसी रात है? तो जीवन में देखिए हमारे सिर्फ हमेशा सन सन नहीं रहेगा, कभी काली रात आएगी, है ना, सन डूब जाएगा, फिर वापस उगेगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन चक्र चलता है। हमें क्या है, परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना होता है। जैसे मान लीजिए अगर रात आई है तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए, उस सुबह का इंतज़ार कीजिए, अपनी मेहनत करिए इतनी ज़्यादा कि जब वो सुबह आए तो वो एक खुशनुमा सुबह लगे आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो कोटेशन लिखा हुआ वो कैसे है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो जीवन में क्या है, खोकर पाना, है ना। जैसे मान लीजिए ये जनरली किस चीज़ में होता है, रिलेशनशिप में होती हैं ये सारी चीज़ें। और साथ साथ जॉब, है ना, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अचीवमेंट अपनी लाइफ में जो जो पाना चाहते हैं उन चीज़ों से रिलेट कर रही है। आप मान लीजिए जब तक कोई चीज़ खोएंगे नहीं, या फिर आप ये मान लीजिए आपको हर चीज़ मिल जाती है तो आपको उसकी इतनी वैल्यू कभी नहीं रहेगी। आपके अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए और वो आपसे खो गई, मतलब खो गई, आपको नहीं मिली या फिर दूर चली गई, तो आपको उसका रिग्रेट रहेगा, यार वो चीज़ चाहिए थी मुझे, है ना। और जब चीज़ वो मिलेगी तो उसके जो आपको पाने की खुशी होगी ना, वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है। इसके लिए आप एक मूवी देखिएगा अगर आप फ्री हो तो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो देखिए रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराना। ठीक है, ये हर कोई की बस की बात नहीं होती है कि रोकर मुस्कुराए ले। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, और हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमें क्या है, हमारे जीवन में जितने भी फेलियर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और साथ साथ हमें सिर्फ उनको एक्सेप्ट करके ये नहीं कि बैठे रहना है, हमें उससे सीखना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में हमें अप्लाई करना चाहिए कि अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा रास्ते ओपन होते हैं, आपको बस अपने रास्ते बनाने होते हैं। तो ठीक है गाइस, चलते हैं लेक्चर की तरफ, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सीईटी, ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता देते हैं कि सीईटी के परीक्षा की जो स्कीम है वो 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स और 3 घंटे का पेपर, और 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ देखिए, ये कंप्यूटर का ज्ञान 2 सिलेबस, ये सीनियर सेकेंडरी के लिए है और ये किसके लिए, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ये हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से डिटेल में समझा हमने, इसमें एक एक चीज़ समझी, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर समझा, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक आपको रैम एंड रोम समझ में नहीं आएगा, फाइल सिस्टम समझ में नहीं आएगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी नहीं समझ पाएंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक एक लाइन ऑर्डर से समझिए और अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करिए, जिससे आप और लोगों से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में। अब ये देखिए, उसके बाद हमने रैम एंड रोम किया, फिर उसके बाद में फाइल सिस्टम देखा, ठीक है, और फिर अब ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपका ये बचा है सेक्शन, तो इसको हम जल्दी कर लेंगे। उससे पहले हमने MS ऑफिस इसका चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया, वर्ड नाम से। फिर उसके बाद में एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट चैप्टर 4 नाम से अपलोड किया गया है। इसका पार्ट 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, आज हम इसका देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, आज हम इसका करेंगे पार्ट 2 किसका, एक्सेल का, और इसका एक पार्ट 3 और आएगा। ठीक है, ये 3 लेक्चर्स के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम पावर पॉइंट। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। अब देखिए, अपन ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा था, इसमें ये पूरे एक्सेल शीट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो इसको देख लीजिए। ठीक है, और देखो ये जहाँ पर आपके कॉलम और रोज़, ये रोज़ हो गई, ये कॉलम हो गया, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। फिर अपन ने देखा था, देखो जो रोज़ होती हैं वो 1 से शुरू होकर कितनी है, 10,48,576, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को भी समझा था। ठीक है, अगर बात करी जाए कॉलम्स की, तो कॉलम कितनी है, ए से स्टार्ट होकर XFD, ये ए हो गई, ए से लेके 1 से लेके ये कितनी होगी, XFD तक है। तो अगर मैं इसकी काउंटिंग, इसकी संख्या पूछूं, ये XFD तक कितने मतलब संख्याओं में आएगी, जैसे मान लीजिए A का मतलब 1, B का मतलब 2, तो इस तक कितनी गिनतियों तक पहुंच जाएगा ये, है ना, नंबर्स तक पहुंच जाएगा। तो ये कितना पहुंच जाएगा, 16,384 तक बैठेंगी ये। XFD कितनी, 16,384
ये क्या बन के आएंगे, कॉलम्स बनेंगे आपके इसमें एक्सेल के अंदर। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा है, तो जिसने भी ये नहीं देखा वो इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए आगे। फिर हमने इसके बाद में वर्कबुक, सेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें समझी थी। फिर उसके बाद में व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल, और ये बहुत डिटेल में समझा था। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपने ये लेक्चर देखा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखो सेल में रखे गए फॉर्मूला कहाँ पर है, ये आपके सामने फॉर्मूला बार दिख रही है। फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इक्वल टू लगा के B2 मल्टीप्लाई बाय C2 कर रखा है, ठीक है। तो अब ये देखिए B2 क्या है, B हमने हमेशा पढ़ा है कि B जो पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ को, ठीक है। तो ये B2 क्या हो गया, B2 हो गया, B कॉलम हो गया और 2 रो हो गई। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए आपके सामने एक D, मैं इससे बनाता हूँ पीले पेन से, पीले नहीं हर नीले से बनाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर D कॉलम दिखाई दे रही है। D कॉलम के अंदर अपन ने एक फॉर्मूला लिखा है रेड पेन से, ठीक है। ये रेड पेन से एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय C2। तो अपन क्या करना चाहते हैं, ये जो B2 है, B ये वाला हो गया और 2 ये वाला हो गया, तो इन दोनों की जो सेल आएगी सामने ये वाली सेल, ठीक है। इस सेल को हम किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, C2 सेल से। C2 को सेल कौन सी हो गई, ये वाली सेल हो गई C, तो ये हो गया और 2 ये हो गया, इसलिए है ना। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ आंसर इस सेल के अंदर निकल कर आएगा, ठीक। पर अपन ने क्या करा, अपन इसको मैन्युअली ना करके कंप्यूटर करके दे, एक्सेल खुद करके दे, तो अपन ने इसमें फॉर्मूला डाल दिया इक्वल टू। हमेशा फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। फिर जब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉलम, जो कॉलम का सिंबल होता है उसको लिखेंगे, जैसे B लिख दिया। फिर उसके बाद रो लिखेंगे, जैसे 2 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, प्लस करना है प्लस कर देंगे, जो भी चीज़ करनी है वो कर देंगे, डिवाइड करना है डिवाइड, ठीक है, माइनस करना है माइनस, जो भी आप फॉर्मूला डालेंगे उस अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब ये मल्टीप्लाई का डाला गया क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस करना है कि कितनी यूनिट बेची गई हैं और कितने प्राइस पर, तो उसका रिजल्ट अपन को चाहिए, तो C2 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला डालने के बाद इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, ड्रैग करके लाएंगे, मतलब कॉपी करके लाएंगे। तो ये क्या होगा, ये हर बार क्या करें, जैसे मान लीजिए ये वाली संख्या है B3 है ना, B3 में ये वाली आएगी, मैं इसको पीले पेन से बना देता हूँ, B3 में ये वाली आएगी, फिर ठीक है, फिर B4 में ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये क्या करेगा, B3 मल्टीप्लाई बाय C3 करेगा ये वाला, फिर B4 मल्टीप्लाई बाय C4 करेगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ लिखेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, जैसे नीचे नीचे की तरफ ड्रैग करके लाएंगे तो इन सबको ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 है तो प्रोडक्ट 8 है तो B8 ये वाली वैल्यू हो गई, C8 ये वाली वैल्यू हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखेगा। तो आपने क्या देखा, जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, और साथ में क्या चेंज हो रहा है, रो नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी आपका जो है कॉलम वो सेम रहा, D कॉलम रहा, ठीक। तो अब ये चीज़ ये बता रहा है यहाँ पर, सेल में रखे गए फॉर्मूले की स्थिति के अनुसार रो तथा नंबर बदल जाते हैं, इस क्रिया को रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ जाइए, आपको 1 नंबर आ गया, अदरवाइज तो कुछ कर नहीं सकते। वापस से इसको सुनिए और बार बार इसको रिकॉल करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आ जाइए अब देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल। एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल क्या होती है, देखो एब्सोल्यूट रेफरेंस एक सेल या रेंज रेफरेंस होता है जिसका उपयोग फॉर्मूले में होता है ना। अब ये फॉर्मूले में किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए अपन ने पीछे देखा, अपन ने जैसे एक बार फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया था ये वाला, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ, कॉपी करके लाए, तो इसने क्या करा, A और B इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल के अंदर अपन ने पास में ये परसेंटेज भी दे रखा है ना। अपन को सिर्फ क्या है, इन दोनों को प्लस नहीं करना। जैसे मान लीजिए मार्क्स 1 है, मार्क्स 2 है, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू A2 प्लस B2 दे रखा है। तो A2 में कौन सा होगा, A ये हो गया, और इसको B2 से प्लस करेंगे, मतलब इस वाली सेल का डाटा इस वाली सेल से प्लस करना है जो B2 सेल है, ठीक। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका 20% निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और 20% निकाल लिया, उसका रिजल्ट यहाँ पर D सेल के अंदर शो कर देगा। और जब आप इसको कॉपी करके नीचे लेकर आएंगे तो जो ये रिजल्ट शो कर दिया, अब इन दोनों को प्लस करने के बाद में ये क्या करेगा, अपन ने ये B तो इसको डाला ही नहीं है ना 20 को, ये C से तो कोई संपर्क ही नहीं जोड़ा, अपन ने इसको फिक्स नहीं किया, तो ये क्या करेगा, इस बार इससे 20 से
मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसका 20% नहीं निकालेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना परसेंटेज वाला 20%, इस वाले सेल को फिक्स करना पड़ेगा हर किसी के साथ में। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 20% फिक्स रहे, है ना। फिक्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, डॉलर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपको ये 20% फिक्स करेंगे, तभी ये हर जितना भी आपके, जैसे मान लीजिए इन दोनों को प्लस करेगा, फिर इन दोनों को प्लस करेगा, इसको पहले मतलब यानी A3 वाले को प्लस करने के बाद में B3 को प्लस करके, और जो भी इसका टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई करके 20 से, फिर यहाँ पर उसका आंसर शो कर देगा। तो ये तो क्या हो गया, ये अपन ने फिक्स कर दिया इसलिए। और नहीं फिक्स करते तो वापस 20 नहीं लाता, और ये इस ऐसा करता कि इन दोनों को प्लस करता और आंसर शो कर देता, तो उससे क्या हो जाता, हमारा आंसर गलत हो जाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर लगा के अपने जो फॉर्मूला है उसको फिक्स करना पड़ता है। और फिक्स कैसे किया जाता है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार को, है ना। इसको क्लियर कर देता हूँ एक सेकेंड पहले, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। और ये आपको समझ में आ गया तो भाई आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, ये IT वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आ पाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर आपको समझ में आया कि अपन ने एक फॉर्मूला डाला, ठीक। फिक्स करने के लिए क्या करा अपन ने, कौन सी, जो C कॉलम है तो उसके आगे डॉलर लगा दिया, $C लगा दिया, ये लगाया यहाँ ऊपर देखिए, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, रो 2 जो दूसरी रो का ये वाली चीज़ है ना, तो इसको भी अपन ने फिक्स कर दिया, रो 2। तो अपन ने क्या करा, कॉलम के साथ में रो भी फिक्स कर दी, तो ये यहीं रहेगा, फिक्स हो गया। अपन चाहें तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है, उसके अंदर आप अलग से रो भी फिक्स कर सकते हो, अलग से कॉलम भी फिक्स कर सकते हो। तो इतना डेप्थ में हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ सकता है हमारे एग्जाम में, अगर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग या फिर हमें किसी सेल को फिक्स करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हम डॉलर का प्रयोग करते हैं। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ जाइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस एक सेल या रेंज रेफरेंस होता है जिसका उपयोग फॉर्मूले में होता है। जब फॉर्मूले की कॉपी की जाती है तो इसका स्थान नहीं बदलता। देखिए, इसका स्थान वही का वही रहा, क्योंकि अपन ने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ऑटो फिल रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो नंबर के पहले हम क्या लगा देते हैं, डॉलर का प्रयोग करते हैं कि वो ऑटो फिल ना हो, अपने आप उसको फिल ना करे, ठीक है। इसलिए करेंगे हम फिक्स कर देते हैं डॉलर के साइन से। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपने ये याद रख लिया तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डिफरेंस बता रखा है यहाँ पर। पहला बता रखा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, इसमें क्या है, फ्रीज करी जाती है, सेल को फ्रीज करते हैं, फ्रीज सेल रेफरेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे। ये डॉलर साइन नहीं जाएगा, आप ऐसे याद करिए। देखा, इसकी जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है इसकी शॉर्टकट की क्या है, F4 है, ठीक है। ये F4 याद रखनी है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F4 यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और ये देखिए, आपने देखा ये जो गया, मैंने फॉर्मूला लगाया, A1 सेल को इसने लिखा A1 सेल, ठीक है, A1 सेल हो गई। अब यहाँ पर डॉलर लगा के B जो अपने कॉलम था और सेल रो नंबर था 1, इसको इसने क्या किया, फिक्स कर दिया। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो A2 पे तो ये चेंज हो जाएगा, पर डॉलर B मतलब डॉलर B और डॉलर 1 बिल्कुल सेम रहा, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अपन ने क्या है, इस सेल को तो फिक्स कर दिया, ठीक है, डॉलर B और S1 ये वाली, ठीक है, ये वाली सेल अपन ने फिक्स कर दी, जिस पर मैं पीला मार्क कर रहा हूँ, इसको फिक्स कर दिया। बाकी क्या है, ये जो A1 सेल है, ये वाली सेल ये बार बार रिपीट होती रहेगी, इसका मतलब ये है, ये चीज़ समझ में आ रही है, तो बस आपका काम हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेफरेंसिंग मल्टीपल क्या है। रेफरेंसिंग डेटा के लिए जब एक शीट से अधिक शीट पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने या आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लाया थे पहले, तो अब यहाँ पर 1, 2 और 3 इस तरीके से 3 शीट्स क्या होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप शीट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है कोई सारा। अब इस डेटा को आपको किस शीट पे ले जाना है, शीट नंबर 3 पे ले जाना है। तो रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक शीट से दूसरी शीट पर ले जा सकते हैं। एक साथ अलग अलग शीट पे काम किया जा सकता है ना, मल्टीपल शीट पे काम किया जा सकता है, ये चीज़ को बता रहा है। अब देखिए स्प्लिटिंग पेन, स्प्लिटिंग पेन का मतलब क्या होता है, विंडो को क्षैतिज या लंबवत या क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ जिससे आपको और चीज़ बता पाऊँ। अब यहाँ देखिए ये वाली आपको चीज़ दिख रही है बीच में, ये क्या कर रही है, जो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रही है ना। इसको बोलेंगे, अब क्षैतिज कौन सा होता है यार, आप तो ऐसे याद रख लीजिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लंबवत होता है परपेंडिकुलर, ऐसे हुआ, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल और ये क्षैतिज हो गया। ये क्षैतिजली इसको क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये वाली जो शीट है ये आपको एक शीट हो गई और ये बी शीट हो गई आपकी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली दो शीट्स में इसको डिवाइड कर दिया इसने। अगर इसी शीट को अपन काले पेन से मार्क करता हूँ, बीच में से डिवाइड करता, तो अपन बोलते हैं ए शीट ये वाली हो जाती है जो काले पेन से लिखा है, और बी शीट फिर ये वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर या वर्टिकली इसने डिवाइड करा बोलते हैं, या फिर अपन इसको बोलते हैं लंबवत, ठीक। आ जाइए अब यहाँ देखिए, अब देखिए गोल सीक। गोल सीक क्या होता है, देखो गोल सीक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में, जिसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपये, वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी कर देता हूँ, चलो ये 100 क्वांटिटी है एक्स की, ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी है 10 रुपये मान लीजिए। वाई है आपके पास में 200 क्वांटिटी और इसकी प्राइस है 20 रुपये, और जेड है आपके पास में 300 क्वांटिटी, इसकी प्राइस है 30 रुपये, ठीक। तो अब क्या होगा, आप ये जैसे मान लीजिए आपने इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी रेट निकाल ली, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये आ गई इसकी, ठीक है, इसकी 4000 रुपये आ गई, इसकी 9000 रुपये आ गई, टोटल करेंगे तो 15000 रुपये आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 15000 रुपये आ रही है। अभी 15000 से घट के कितनी आनी चाहिए, 10000 रुपये आनी चाहिए मान लीजिए, ठीक है। आप ये तीन क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और ये 10000 रुपये में आपको मिले, तो आप चाहते हैं कि प्राइस कितनी कम प्राइस का, मैं क्वांटिटी तो सेम रखना चाहता हूँ, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, परंतु इस प्राइस में कितना कम चेंज हो कि ये 10000 रुपये की पड़ जाए। जैसे ही आप यहाँ पर 10000 रुपये डालेंगे और एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी क्वांटिटी कम करके बता देगा और इसकी प्राइस भी कम करके बता देगा आपको, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी सेम रहेगी, मतलब क्वांटिटी तो सेम रहेगी, प्राइस कम कर देगा और टोटल कॉस्ट कम करके दिखा देगा। मैंने गलती से क्वांटिटी बोल दिया था, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, गोल सीक ऑप्शन हमें मदद करता है कि हमारे क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम वैल्यू रखना चाहते हैं, हम किस तरीके से अपने टारगेट को फिक्स करना चाहते हैं, ये हम कहाँ से पता चलता है, गोल सीक से पता चलता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑपरेटर। अब ये फॉर्मूला ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो हम काम कर रहे हैं किस में, एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो एक्सेल में काम कैसा होता है, मैथमेटिकल, ठीक है। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वर्क जो भी कर रहे हैं वो गणितीय काम होता है। तो हमें क्या होता है, फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, और फॉर्मूलों को बनाने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ देखिए फॉर्मूला बनाने में हम ऑपरेटरों का उपयोग करते हैं। एक्सेल में के ऑपरेटरों को 4 सामान्य श्रेणी में बांटा गया है। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, आ जाइए देखते हैं। पहली है अंक गणितीय, मतलब अर्थमेटिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी है कंपैरिजन, ठीक है। तीसरी है टेक्स्ट। चौथी है रेफरेंस, मतलब संदर्भ। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, 4 ऑपरेटर हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, टेक्स्ट एंड रेफरेंस, ठीक। तो आपको क्या है ये याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऑपरेटर नहीं है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो 3 तो यहाँ से उठा के दे देंगे, एक कुछ और नाम डाल देंगे। तो जो कुछ और नाम डाल देंगे वही नहीं होगा, है ना, उससे फॉर्मूला नहीं बनेगा, इन 3 से बनेगा। तो आपको ये चारों याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए ज़्यादातर अंक गणितीय ऑपरेटरों को प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, और बाकी ये 3 है ना, ये थोड़े कम यूज़ होते हैं इसमें। अंक गणितीय, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं, आ जाइए क्या होता है। अब देखिए पहला कौन सा हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या होगा, हमारे पास में जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो सारे सिंबल्स कहाँ मिलेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर मिलेंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इनमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है या कौन सा नहीं है, ये पूछेंगे, है ना। इसके द्वारा गणितीय क्रियाएं की जाती है इन ऑपरेटरों के साथ कोष्टक में। कोष्टक मतलब ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर मतलब कोष्टक लगाए जाते हैं, इनका प्रयोग करके अधिक जटिल या मिश्रित फॉर्मूले भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एडिशनल का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया,
ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये परसेंटेज और ये एक्सपोनेंशियल मतलब घात, इसका साइन हो गया। तो आपको क्या है, ये सारे याद होने चाहिए कि किसका क्या नाम होता है। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से आएंगे। अब आ जाइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है तुलना आवेदन मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये किसने, तुलना मतलब कंपैरिजन की जा रही है, कैसे करी जा रही है, कंपैरिजन वाले कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, आ जाइए उनको देखते हैं। देखिए तो उससे पहले पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा हम दो मानों की आपस में तुलना करते हैं और उसके परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं। इन ऑपरेटरों का प्रयोग सामान्यतः एक्सेल के तार्किक फलनांक, तार्किक क्या होता है, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग होती है उसी को तार्किक बोलते हैं, लॉजिकल फलनांकों के साथ किया जाता है। अब ये देखिए ये ऑपरेटर निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है बराबर, दूसरा है ग्रेटर देन, ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर देन होता है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो इस जो आपकी तरफ खुल रहा है मतलब सीधे अंदर की तरफ खुल रहा है, मतलब इधर की तरफ जहाँ से आप चालू करते हैं और नीचे क्लोज करते हैं, तो ये वाला जो खुलने वाला एरिया हो गया ना, तो ये ग्रेटर देन होता है। और अगर इसका उल्टा बनता है तो ये लेसर देन, ये आपकी साइड में ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला, तो जो फेस आपकी तरफ होता है उसको आप वैसे मान लीजिए। तो ये बड़ा फेस है, ये देखिए बड़ा, ये छोटा सा फेस रहेगा यहाँ पर, तो ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो गया। जनरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैं एक बार साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, जिससे आपको समझा जा सके। अब देखिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आप इस तरीके से साइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन के नीचे ही एक डंडा लगा देंगे तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू बोला जाता है। और जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा या बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है, छोटे के लिए लेस देन अपन ने देख लिया। और बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन और लेसर देन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये आपको बराबर नहीं है हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने जोड़ दिया तो ये क्या हो, नॉट इक्वल टू, के बराबर नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पाठ्य ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर। एक्सेल में केवल एक ऐसा ऑपरेटर है एम्परसेंड, जो क्या करता है, जो आपके अलग अलग टेक्स्ट होते हैं ना उनको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है, देख सकते हैं, सेल C3 में ओपर लिखा है, ठीक है, ओपर लिखा है, और सेल 3 ये C3 है और ये D3 है, अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, C3 में ओपर लिखा है, D3 में एटर लिखा है। तो अब क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू C3 और ये एम्परसेंड एंड D3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका ये ऑपरेटर है इसको जोड़ के लिख देगा OPERATOR, इस तरीके से आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो ये एम्परसेंड का काम क्या होता है, एम्परसेंड का काम होता है टेक्स्ट को जोड़ना। तो MS एक्सेल के अंदर अगर आपको टेक्स्ट को जोड़ना हो तो कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये करेंगे टेक्स्ट ऑपरेटर का एम्परसेंड। ठीक है, अगर ये इतना याद रख लिया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए संदर्भ ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होता है। एक्सेल में सेल जो होती है ना आपकी बहुत सारी सेलों में संदर्भ देने के लिए रेफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रचलित ऑपरेटर कौन सा है, कोलन, ये दो डॉट होती हैं इस तरीके की, ये दो डॉट जो आपको दिखाई दे रही है इसको कॉलन बोला जाता है। ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाई देंगी A5 कॉलन A7 के बीच में, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, A5 A7 के बीच में ये कॉलन दिया है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, रेफरेंस देने के लिए A5 और A7 का। ठीक है, तो ये संदर्भ ऑपरेटर हो गया। इसका प्रयोग किसी रेंज को बताने के लिए किया जाता है। अब देखो सेलों का संदर्भ देना, रेफरेंसिंग सेल, सेलों की रेंज का संदर्भ उस रेंज के आमने सामने की कोने वाली सेलों का पता लिखकर और उसके बीच के कॉलन का चिन्ह लगाकर दिया जाता है। ठीक है, सेल संदर्भ 3 प्रकार के होते हैं, आ जाइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, निरपेक्ष एब्सोल्यूट। निरपेक्ष एब्सोल्यूट का मतलब होता है अलग थलग। जैसे मान लीजिए अपन क्या करेंगे, इसमें सेल पते में अंकित जो संख्या होगी या कॉलम नाम होगा उससे पहले क्या करेंगे, एक डॉलर चिन्ह लगा देते हैं। और डॉलर चिन्ह का आपको पता ही है कि आप फिक्स करने के लिए लगाते हैं कि अब उसको हम आगे कोई कार्य नहीं चाहते, वो यहीं पे फिक्स रहे। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया है, इसको अलग थलग कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ये फिक्स करना क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट कहलाता है। अब देखिए रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है, इसमें पते सीधे दिए जाते हैं, ऐसे संदर्भ उस पते को नकल करते समय स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, पते सीधे इसलिए दे रखे हैं क्योंकि आप इस सेल के अंदर काम कर रहे हैं, मान लीजिए ऊपर वाली में,
जब आप जैसे ही नीचे वाली के अंदर आएंगे, कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी रो संख्या और इसमें जो फिगर आएगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब रिलेट कर लेगा, नेक्स्ट वाली लाइन से रिलेट कर लेगा, बिल्कुल 100% उसको कॉपी नहीं करता इसमें, है ना। इसमें पते सीधे दिए जाते हैं, ऐसे संदर्भ उस पते को नकल करते समय स्थिति के अनुसार, जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार बदल जाएगा वो, है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर 2 नंबर है, 2 इंटू का 3 है, और नीचे लिख रहा है 4 इंटू का 6, तो 2 इंटू 3 का जो आंसर आएगा, 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 चौक 24 होता है, तो ऊपर वाले का जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा, नीचे वाले का 24 आएगा, किसमें, रिलेटिव में। और ये मिश्रित, अब मिश्रित में क्या होगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का जहाँ मिश्रण होता है उसे मिश्रण बोला जाएगा। इसमें देखिए मिश्रित सेल संदर्भ में या तो केवल पंक्ति की संख्या या केवल कॉलम का नाम निरपेक्ष होता है ना। निरपेक्ष का मतलब आप डॉलर साइन लगा देंगे इन दोनों में से किसी एक के आगे। जैसे मान लीजिए $C लगा दिया, तो $C लगाने का मतलब है आपने कॉलम को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, और आपने जो रो है 3 उसको फ्री छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये $3 का मतलब क्या है कि कॉलम को तो फ्री छोड़ा गया है, और रो के आगे डॉलर लगाने का मतलब है कि रो को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया है। ऐसे संदर्भ को नकल किए जाते समय निरपेक्ष भाग तो वही रहता है, दूसरा भाग सापेक्ष संदर्भ की तरह बदल जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन के भाग, पार्ट्स ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन के 2 तथ्य होते हैं, फैक्ट्स, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट है फंक्शन का नाम, और दूसरा क्या है, तथ्य, इसमें जो लिखे होता है। एक्सेल में वर्कशीट फंक्शनों की संख्या अधिक होने के कारण सुविधा के लिए उन्हें निम्नलिखित कितने 11 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, 11 की 11 श्रेणियाँ आपको पता होनी चाहिए कि अपने वर्कशीट की जो फंक्शंस की संख्या है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 11 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया फाइनेंशियल, दूसरा हो गया लॉजिकल, तीसरा हो गया टेक्स्ट, चौथा हो गया डेट एंड टाइम, पांचवा हो गया लुकअप एंड रेफरेंस, छठा हो गया मैथ एंड ट्रिक, ठीक है, और सातवां हो गया स्टैटिस्टिकल, आठवां हो गया कंपेटेबिलिटी, नाइन्थ हो गया इंजीनियरिंग, 10th हो गया इंफॉर्मेशन, और 11th हो गया क्यूब। तो ये क्या है, जो वर्कशीट है के जो फंक्शंस हैं उनको 11 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये आपको याद रखना है, पार्ट ऑफ फंक्शंस हैं, है ना, वर्कशीट के पार्ट ऑफ फंक्शंस हैं। आ जाइए अब एक एक करके देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वित्तीय फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन में क्या देखेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फाइनेंशियल फंक्शन होता है मनी से रिलेटेड, ठीक है, पैसों से रिलेटेड है। इसमें क्या देखेंगे कि आपने जो फाइनेंस कर रखा है, जैसे आपने कुछ असेट्स परचेज कर रखी है, ठीक है, आपने कुछ असेट्स परचेज कर रखी है, या फिर आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी है, तो इस पर क्या है, डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए आप असेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कार ले ली, है ना, अभी आपने ये कार ले ली, आपकी असेट है, तो ये कार चलाते चलाते क्या होगा, ये 10 लाख के लिए, तो क्या 10 लाख की बिकेगी 10 साल बाद, नहीं, 10 साल की कितने की बिकेगी, 10 साल बाद अगर इसको बेचेंगे, 10 लाख की ली थी और 10 साल बाद बेच रहे हैं, तो इसको आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो लोहा और ये जो टायर ट्यूब है उसमें कुछ इंजन रह गया है एल्यूमिनियम का, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। तो आफ्टर मतलब चाहे आप कितना भी डेप्रिसिएशन लगा लें, फिर भी लास्ट में आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, लास्ट वैल्यू बोला गया। यहाँ पर फॉर्मूला में देखेंगे तो लास्ट वैल्यू बोला गया, है ना। और लाइफ कितनी, जैसे मान लीजिए 10 साल, तो अब इस तरीके से आपके पास डेटा होगा, जैसे आपकी लाइफ होगी 10 साल, स्क्रैप वैल्यू कुछ मिलेगी, कॉस्ट जैसे 10 लाख का खरीदा है, तो आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं। अब ये SLNC फंक्शन क्या था, अपन ने यहाँ देखा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है। ये फंक्शन एक अवधि में संपत्ति का जो हास होता है, अवमूल्यन होता है, मतलब डेप्रिसिएशन जो लगता है, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल फंक्शन सामान्य व्यवसायिक गणनाएं करने हेतु है, जैसे कि लोन लेने के लिए पेबैक राशि को सुनिश्चित करना। अब आपने मान लीजिए लोन ले लिया, लोन कितना 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, अब 10 लाख लोन लिया तो ये आप वापस भी तो चुकाएंगे, तो आप इस जो ये जो लोन लिया है ये कैसे चुकाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या है, इन फाइनेंशियल फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए PMT। अब PMT में क्या है, माना कि हम एक कार खरीदना चाहते हैं, जैसे अभी ऊपर बताया था, और अपनी मासिक किस्त की गणना करना चाहते हैं। आपने अब जो कार खरीद ली और इसकी मंथली कैलकुलेशन करना चाहते हैं। आप जैसे मान लिया आपने बजट बिठाया कि आप सिर्फ 6,000 रुपये दे सकते हैं, तो 6,000 के अकॉर्डिंग आप कितने मंथ्स में पे करेंगे, आप उसकी कैलकुलेशन PMT मेथड से कर लेंगे, ठीक है, PMT फंक्शन से कर लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, तार्किक लॉजिकल फंक्शन, ठीक है।
लॉजिकल फंक्शंस का मतलब है जहाँ पर आपका दिमाग लगेगा, आप सोचेंगे, लॉजिकल थिंकिंग है ना रखेंगे, या तो सही है गलत है, अगर है, नॉट, ट्रू, फॉल्स, इस तरह की चीज़ें जो इसमें आएंगी वो सब क्या है, लॉजिकल फंक्शन है। इस फंक्शन का प्रयोग किसी परिस्थिति, आपके सामने क्या होगी, कोई सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन का सही या गलत होने का पता लगाने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग करते हैं कि क्या ये परिस्थिति सही है या गलत है जो भी आपके सामने है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक खून की परिस्थिति है कि एक्स बंदा था, इसका मर्डर कर दिया किसी ने, ठीक है। अब इसका मर्डर कर दिया, एक्स का मर्डर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स का मर्डर, ठीक है, एक्स का मर्डर कर दिया। अब वाई बंदा आया, आप हो ए, ठीक है, आप क्या हो, ए हो, आपके पास में वाई आया और इसने बोला कि मैंने जेड को इसका खून करते हुए देखा है, ठीक है, वाई ने जेड को एक्स का खून करते हुए देखा है। तो आपने क्या बोला, अगर जेड ने इसका खून नहीं किया तो तुम झूठे हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, लॉजिक लग गया, है ना, लॉजिकल लग गया ना यहाँ पर। तो इस तरीके से जो लॉजिकल है, जहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, इस तरह की सिचुएशन कहाँ होंगी, तार्किक इसमें होंगी। अब यहाँ देखिए, परिस्थिति सही होने पर ट्रू और परिस्थिति के गलत होने पर फॉल्स परिणाम आपके सामने आएगा। एंड का मतलब होता है लॉजिकल, और मतलब यानी या तो ए और बी, है ना, ए और बी दोनों ने मिलकर एक्स का खून किया, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, और मतलब दोनों के लिए। इफ़ यदि परिस्थिति की जांच करना चाहते हैं, जो अपन ने अभी देखा यहाँ पर, नॉट मतलब लॉजिकल नहीं है, और मतलब या तो ये या बी, है ना, दोनों में से कोई एक। ट्रू मतलब लॉजिकल सत्य है, लॉजिक जो दिया जा रहा है वो सही है, और लॉजिक जो दिया जा रहा है वो गलत है। तो इन ये तार्किक फंक्शन में क्या होता है, लॉजिक पता करना होता है कि आपको जो लॉजिक दिया जा रहा है वो सही है गलत, और वो कैसे निकालेंगे आप, उसको एनालिसिस करके, ठीक है। अब इफ़ वही हो गया ट्रू और फॉल्स, अपन ने ऊपर ही देख लिया। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो पाठ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो देखो आपने क्या होगा, कुछ टेक्स्ट लिख रखा है इसके अंदर, है ना। अब टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने राम लिखा, ठीक है, राम, फिर राम के आगे 11 लिख दिया, फिर डॉलर बना दिया, है ना, ये एन लिख गया है, इसको एन को 11 कर देता हूँ, ये देखो 11 और ये डॉलर बना दिया। तो ये क्या होगा, नंबर्स, है ना, अल्फा नंबर सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया, तो उसे टेक्स्ट स्ट्रिंग बोला जाता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग की जो स्थिति है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं, जो भी चाहें वैसी इसकी लंबाई बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, या दो स्ट्रिंगों को जोड़ सकते हैं, जैसे राम, ठीक है, और 11 डॉलर लिखा हुआ, तो इन दोनों को आप क्या प्लस भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। अब देखिए चार किसी दिए हुए कोड का वर्णन होता है, ठीक है। चार का मतलब क्या है, आपको कोई कोड दे रखा है, कोड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया हैश राम, है ना। अब हैश राम क्या है आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप ये कोड है, अब ये क्या है, कोड किसी दिए हुए कोड का वर्णन है इसके अंदर, चार के अंदर। अब ये कोड दे रखा है, इसका वर्णन एक्सप्लेनेशन बता रखा है। हैश राम वो व्यक्ति है जिसने, मतलब यानी ऐसे कुछ भी बता दो कि शीट नंबर 4.C7 के अंदर आपको ये मिलेगा कि उसके बारे में डिटेल दे रखी है, ऐसे कुछ भी मान लीजिए। कोड किसी वर्णन का कोड हो सकता है। एग्जैक्ट दो पाठ्यों की तुलना करना, लेफ्ट किसी पाठ्य का बायां भाग, लीन LLEN का मतलब होता है किसी पाठ्य में वर्णों की संख्या, ठीक है, वर्ण कितने हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों का इस्तेमाल किया, ऐसे लैन, है ना। लोअर का मतलब होता है किसी पाठ्य के छोटे अक्षरों में बदलना। लोअर का मतलब होता है जैसे राम है, आर को RAM कर देंगे, छोटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मिड का मतलब होता है मिड वैल्यू, जैसे ये क्या है, मिड वैल्यू किसी पाठ्य के बीच का भाग हो गया। राइट क्या होता है, किसी पाठ्य का दायां भाग, जैसे M, ठीक है। ट्रिम का मतलब होता है प्रारंभ तथा अंत के सभी खाली स्थानों को समाप्त कर लेना। ट्रिम मतलब आप ट्रिमिंग करा के आते हैं, बालों को छोटा करा के आते हैं ना, उसे ट्रिम बोलते हैं, वही ट्रिम है ये भी। नेक्स्ट का मतलब होता है दी हुई संख्या का पाठ्य बनाना, ठीक है। टेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं टेक्स्ट सॉरी। अपर का मतलब होता है ऊपरी भाग, अब जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। और वैल्यू का मतलब होता है डिजिट्स, नंबर्स के अंदर आपको संख्याओं में इनको प्रेरित करना। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 10,000 लिखा हुआ है, तो क्या है, ये नंबर्स है। आ जाइए नेक्स्ट देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या है, डेट एंड टाइम में आप क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए इस फंक्शन के द्वारा जो भी आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, उसमें डेट और टाइम के मान का विश्लेषण, एनालिसिस करेंगे, और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं डेट और टाइम का इसके अंदर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो आपके पास में शॉर्टकट की है दो। डेट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और आपके पास टाइम की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ठीक है। जो सेमी कॉलन है ना, डॉट प्लस ऐसे आता है इसके अंदर, ठीक है, इसको सेमी कॉलन बोला जाता है।
और जिसके अंदर दो दो डॉट्स आती हैं इसको कॉलन बोला जाता है, ये आपको पता होगा, है ना। अब यहाँ देखिए कंट्रोल के पास साथ में हमने किसका है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है CTRL के साथ में। तो ये किसके लिए है, डेट के लिए, ठीक। अब आप इसके ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें टाइम है ना। टाइम क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है, डेट शिफ्ट नहीं होती, डेट तो चेंज होती है, टाइम शिफ्ट होता रहता है ना। मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट होती है ना, तो ऐसे ऐसे याद कर लिए शिफ्ट हो रही है, तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट आएगा, शिफ्ट के साथ में हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12:30 बजे की आपकी शिफ्ट है, तो ये 12:30 बजे के लिए आपने 2 डॉट कॉलम्स लगाए हैं इसके बीच में, तो बस ऐसे घड़ी के रूप में याद कर लीजिए, ये घड़ी में दिखे थे ये 2 डॉट कॉलम, है ना, टाइम के लिए। एक्चुअली क्या है, एग्जाम में क्या है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में भूल जाते हैं यार कंट्रोल के साथ क्या था। तो कंट्रोल क्या है, टाइम क्या है, शिफ्ट होता है ना। शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इस तरीके से आपके कार्य होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और उसी के अंदर शिफ्ट के साथ में आप क्या है, जैसे 12:30 बजे से आपकी शिफ्ट है, तो इसमें तो कॉलन आ रहे हैं 2, तो इस तरीके से कॉलन चिपका दीजिए, हो गया काम, ठीक है। अब देखिए डेट, दिन की संख्या, डे किसी तारीख का दिन, मंथ किसी तारीख का माह, नाउ वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, टुडे आज की तारीख की बात कर रहे हैं, वीक डे की बात कर रहे हैं, किसी तारीख का दिन होगा, ईयर किसी तारीख में वर्ष, ठीक है। अब टुडे मतलब आज, ये लिस्ट वर्तमान करंट डेट के बारे में हो गया, है ना। और वर्तमान दिनांक और समय बताता है ये। आ जाइए, सब चीज़ आपको पता है, आप इसको जनरल वे में समझिए, ऐसे मत समझिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वैसे ऐसे समझिए हाँ नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब जैसे दिन क्या होता है, जो आज का दिन है वही दिन है। मंथ क्या होता है, जो मंथ होता है मंथ। ईयर होता है वो ईयर। मंथ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जनवरी से दिसंबर तक करेंगे, ठीक है। 1 जनवरी से 12 दिसंबर तक की संख्या में प्रदर्शित किया जाता है, इसी को बोला जाता है मंथ बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखा लुकअप एंड रेफरेंस। अब लुकअप एंड रेफरेंस क्या है, इस पर क्लिक करने पर विभिन्न फॉर्मूलों की एक लिस्ट खुलती है। लुकअप मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और रेफरेंस मतलब आप रेफर कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इस लिस्ट में से अपनी आवश्यकता अनुसार एक फॉर्मूले को सिलेक्ट कर अगर हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो उस संदर्भ में सारी जानकारी हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देती है। तो ये कौन सा हो गया, लुकअप एंड रेफरेंस। और यहाँ से बस यही क्वेश्चन बन सकता है कि आपको अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला है ना, और उस फॉर्मूले की सारी जानकारी चाहिए, तो वो कहाँ दिखाई देगी आपको, फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है, लुकअप एंड रेफरेंस आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट, मैथ्स एंड ट्रिक से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है, जो जूम साइज है, जूम साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम भी बताना है, मैक्सिमम भी बताना है। जैसे वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये 500% हुआ करता था मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो MS एक्सेल है हमारा, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, MS एक्सेल में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज बताना है कितना हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो ऑप्शन बता देता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा 300% मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम हो जाएगा 20%। दूसरा 400% और मिनिमम हो जाएगा 10%। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 500% और ये मिनिमम हो जाएगा 50%, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 200% और 5%। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और साथ में आपको ये बताना है डेट और टाइम की शॉर्टकट की, करंट डेट और करंट टाइम की शॉर्टकट की, जो अभी हमने पढ़ी थी 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इनकी क्या बतानी है आपको, शॉर्टकट की बतानी है, और साथ में ये जूम वाला क्वेश्चन करना है MS एक्सेल का। तो देखिए मैथ्स एंड ट्रिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।